उसका आधार क्या था? तो उसका आधार माओवाद था। माओवाद का आधार क्या है? माओ की जो पुस्तक है उसको कल्चरल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और कल्चरल रिवॉल्यूशन का आधार जो है वो एक इटालियन थिंकर होकर गया जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक था, एंटोनियो ग्रामशी। उसकी डायरीज है जिसमें ग्रामशी ये कहता है कि क्रांति जो है वो मजदूरों, किसानों, इनके भरोसे नहीं आती है। मार्क्स को वो झूठा ठहराता है। किसके भरोसे आती है? तो वो कहता है सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाला वैचारिक नेतृत्व जब क्रांति की संकल्पनाओं को प्रस्थापित करता है और उसके आधार पर पेरिफेरल आइडेंटिटीज, परिधि पर जो खड़े हैं उनकी एक नई पहचान, और पहचाने एक नहीं बहुत सारी एक साथ खड़ी करता है ताकि हेजिमोनिक आइडेंटिटी जो है उसको एक चैलेंज खड़ा हो जाए, तब क्रांति की भूमि तैयार होती है, जिसको माओ कहता है कि अनार्की इज द प्री कंडीशन ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जो वैचारिक दृष्टि से उसकी जो भूमिका बनाई गई वो मूलतः इसी आधार पर बनाई गई कि नई आइडेंटिटी प्रस्थापित करनी है और क्रांति के लिए एक भूमि तैयार करनी। और इसलिए इसके बारे में जो भी लिखा गया साहित्य के रूप में या वैचारिक रूप में या जर्नलिस्टिक स्टोरीज के रूप में, उसमें गरीबों के लिए हथियार उठाकर लड़ने वाला क्रांतिकारी, ये जो प्रतिमान एक तरीके से राजीव जी ने बताया, उसके इर्द गिर्द ही लिखा गया। अब क्योंकि इसके पहले सत्र में जो चर्चा हुई, क्योंकि इन सारे लोगों की कोई अपनी लिपि नहीं थी, लिखने की परंपरा नहीं थी, साहित्य के रूप में वो नहीं था, वाचिक परंपरा में था, तो इसलिए उन्होंने अपनी बात अंग्रेजों ने क्या किया वो भी नहीं लिखी, माओवादियों ने क्या किया वो भी नहीं लिखी, तो उनकी बात दूसरे लिखते गए। उनके बीच में से लिखने वाले खड़ा करना मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज। और वो लिखना है तो क्या लिखना है? तो ये जो सूत्र साहित्य के आए, चाहे वो जन्म से मृत्यु तक की परंपरा और उसके गीत हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पहचान और अपनी संघर्ष के लिए अंग्रेज ने कहा कि शक्ति और शस्त्र की उपासना, तो वो कोई हर जगह शिव पार्वती क्यों मिलते हैं? भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको शिव पार्वती किसी ना किसी रूप में मिलेंगे। दंडकारण्य है और हम राम जी को कैसे अलग कर सकते हैं? रावण वध होगा नहीं होगा वो विवाद का विषय है, लेकिन राम जी का उल्लेख या राम जी का किसी वाचिक इसमें संदर्भ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रामायण होगा ही, लेकिन उससे अलग किए बिना हम हेजिमोनिक आइडेंटिटी को निगेट नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति को भी नकारो, इसलिए महिषासुर शहीद दिवस को भी निकालो और रावण को भी एक तरीके से एक प्रतिमान के रूप में प्रस्थापित करो। ये षड्यंत्र जो शुरू हुआ, ये हेजिमोनिक आइडेंटिटी नॉन ट्राइबल्स के आउटसाइड, मेरा दावा है बस्तर में जाकर कोई भी यदि मुझे किसी भी सामान्य अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से पूछकर ये बता दे कि मार्क्स, लेनिन या माओ कौन थे और उन्होंने क्या कहा, आज अभी कैलाश जी से वो बात हो रही थी, उन्होंने कहा अर्बन नक्सल, ये टर्म मुझे पर्सनली उस टर्म के बारे में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नक्सलिज्म हमेशा से केवल अर्बन और अर्बन ही था। चारू मुजुमदार से लेकर जीएन साई बाबा तक
एक व्यक्ति मुझे बता दो जिसने नक्सलिज्म का तथाकथित वैचारिक नेतृत्व किया और वो अर्बन हाई क्लास एजुकेटेड ना। एक व्यक्ति बता दो। क्यों जनजाति का कोई भी व्यक्ति इनकी सेंट्रल कमिटी में टॉप पोजीशन पर नहीं जाता? वो केवल मरने के लिए वहां पे है। लेकिन इस पर कोई प्रश्न खड़ा करने का हिम्मत अरुंधति रॉय नहीं करती, क्योंकि उन जंगलों में उसको भी अपना मकान बनाना है। तो ये कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर, पेरिफेरल आइडेंटिटी के आधार पर हेजिमोनिक आइडेंटिटी को चैलेंज करने की और उसके आधार पर अनार्की और रेवोल्यूशन खड़ी करने की जो मूल माओवाद की सोच है, उसको दुर्भाग्य से हमने कभी समझा नहीं और उसको साहित्य में प्रकट करने का भी प्रयास किया। दो प्रयास हुए, थोड़े से मैं कहूंगा फिल्मी ढंग से हुए। एक शायद 1998 में आई थी फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और फिर विवेक की पुस्तक पर, या पुस्तक से भी मुझे लगता है ज्यादा वो पहले उस पर काम हुआ, पुस्तक बाद में आए, अब बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, जिसमें पहली बार बस्तर में रहने वाले लोगों के लिए काम करने वाले लोगों का एक तरह से जो अपेक्षाभंग हुआ उसके बारे में भी, उनकी रिक्रूटमेंट की पद्धति के बारे में भी, लेकिन उससे भी बड़ा मुझे लगता है साहित्य और वैचारिक दोनों दृष्टि से एक बड़ा काम करने की जरूरत है, जो साहित्यिक बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, व्यंग के रूप में भी कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि बस्तर के या छत्तीसगढ़ के नाम पर पूरे दुनिया भर में दुकानदारी के कितने प्रयोग चलते हैं, भाषा के हो, एनजीओ के नाम पर हो, वस्तुओं के नाम पर हो, उनके राइट्स के नाम पर हो, उनकी स्टोरीज के नाम पर हो, कितने प्रयोग दुकानदारी के चल, व्यवसाय के चल सकते हैं पूरे दुनिया भर में। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए इसके अर्बन कैरेक्टर से छत्तीसगढ़ को और बस्तर को बचाना अपने आप माओवाद की समस्या दूर हो जाए। तो एक जिस विचार के आधार पर यह सारा षड्यंत्र रचा गया और उसकी नींव मनोरंजन मोहंती और फिर उसके बाद के सारे साम्यवादी विचारकों ने रखी, वो एक पक्ष, उसका पत्रकारिता के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से उदात्तीकरण जो किया गया फिल्मों के माध्यम से, वो दूसरा पक्ष, और तीसरा उसके कारण मिशनरीज और माओवादी, इनकी दृष्टि से ही बस्तर को और छत्तीसगढ़ को देखा गया। मुझे लगता है कि ये मूलभूत समस्या का कारण है। बहुत बार ये होता है ना कि ऐसा कहते हैं कि अंधेरा जो होता है उसका कुछ नहीं होता अस्तित्व, अंधेरा जो होता है वो प्रकाश का अभाव होता है। तो एक दिया भी जल गया तो अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है, ये अंधेरा है। मैंने जो बात कही कि भाषा का कभी भी संघर्ष नहीं था, सरस्वती और शक्ति की पूजना सब जगह होती थी, राम जी का संदर्भ सब जगह है, ये जोड़ने वाले सूत्र जिस दिन प्रस्तावित हो जाएंगे, माओवाद का सांस्कृतिक क्रांति का विचार अपने आप फेल हो जाएगा, उसको खरीदने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आज भी नहीं है वैसे, लेकिन उसकी एक तरह से ग्लोरिफिकेशन का साहित्यिक और कलात्मक वैल्यू जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। वो खत्म करने के लिए ऐसे मंच प्रयास करने की और लोगों को प्रेरणा देगी। अभी जो